गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। लास्ट क्लास बेटा हमने सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैड स्टार्टेड। हमने सीखा था बेटा कि केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन हमने देखा बेटा केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था बेटा कि हमारे पास किस तरीके से होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो सकता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं, ओनली दोज रिएक्शंस आर सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें सीखी थी बेटा। फॉर एग्जांपल एक्टिव मास क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास कोई भी रिएक्शन है तो जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एक्टिव मास, जो हम कंसिडर करके चलते हैं बेटा, या तो पार्शियल प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। और इस तरीके से बेटा हमने किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट लिखा था, ठीक है। और कुछ ग्राफ बनाए थे बेटा हमने कि रेट और इक्विलिब्रियम पर रेट तो दोनों का सेम हो जाता है, पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती, सेम हो या नहीं हो वो हमें नीड नहीं है। एंड देन वी स्टडीड बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो उस रिएक्शन का एक अपना पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब वो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड हाउ डू वी डिराइव इट, उसको बेटा अब हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी कर। सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं कि लेट अस एज्यूम अ केमिकल रिएक्शन। लेट अस एज्यूम अ केमिकल रिएक्शन। हम एक बेटा केमिकल रिएक्शन को अज्यूम करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन, लेट अस एज्यूम अ केमिकल रिएक्शन N1A प्लस N2B। ये बेटा इक्विलिब्रियम का साइन बनाया मैंने। N3C प्लस N4D। ये कोई केमिकल रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो इसमें बेटा मैं कंसीडर करता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन। कंसीडरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, कंसीडरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हमें पता है बेटा ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरे पास KF, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और ये बैकवर्ड रिएक्शन है बेटा, इसका रेट कांस्टेंट हो जाता है KB। KF एंड KB, इस लास्ट क्लास में मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, KF बाय KB, ठीक है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है बेटा, KF फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने डिफाइन किया था KF बाय KB। ये कांस्टेंट और ये दोनों कांस्टेंट अलग होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए कंसीडरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, मान लो बेटा मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर किया, तो इसको बेटा कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एंड एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मान के चलिए बेटा ये मेरा ए से बी अगर सी से डी जाएगा, तो यानी बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा मेरे पास, ए एंड बी। ए एंड बी आर गोइंग टू बी माय रिएक्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। लॉ ऑफ मास मास एक्शन क्या बोलता है बेटा कि किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रेट फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, उसके रिएक्टेंट की एक्टिव मास टू द रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैं लिख सकता हूं बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है बेटा वो हो जाता है KF इंटू A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2। सिंपल बेटा रेट आया मेरे पास, ठीक है। इसको बेटा मैंने दे दिया 1, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी क्या है बेटा मेरे रिएक्टेंट्स। अब बेटा लिखा मैंने फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बेटा जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, स्टार्टिंग में ए और बी थे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, रेट इसका क्या होता रहेगा, स्लो होता रहेगा। अब जब बेटा इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, हमें पता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ए टू बी भी जाता है और सी टू डी भी जाता है। तो अगर ए टू बी को मैं फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करता हूँ
C2D को मैं बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पर बेटा लिख सकता हूँ मैं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेटा C और D क्या हो जाते हैं मेरे पास, प्रोडक्ट हो जाते हैं। चाहे तो मैं इसे लिख भी सकता हूँ, बैकवर्ड रिएक्शन को लिख सकता हूँ बेटा N3C प्लस N4D, और यहाँ से बेटा मेरे पास K भी जाएगा, तो क्या बनाता है N1A प्लस N2। इसके लिए बेटा मैंने लिखा अगेन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा लिखा मैंने वो मेरा किसके इक्वल आता है, वो आता है बेटा मेरे पास, वो मेरे पास आ जाता है के बी इंटू सी टू द पावर N3 एंड डी टू द पावर N4। इसको बेटा मैंने नेम कर दिया सेकेंड। तो देखो कुछ नहीं है, ये बेटा मेरा रिएक्शन था, इसमें ए टू बी अगर सी टू डी बन रहा है तो उसे फॉरवर्ड माना, सी प्लस डी से जब ए बी बन रहा है उसे बैकवर्ड माना। तो पहले बैकवर्ड रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे किया। सिमिलरली बेटा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैंने सी और डी में रिएक्टेंट होंगे, ये बैकवर्ड रिएक्शन बना, और 1 और 2 बेटा मैंने इनको नेम कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैंने कुछ नहीं करना, आपको पता है, आप सबको पता है कि बेटा एट इक्विलिब्रियम, जब मेरे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो पता है बेटा क्या हो जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। वेरी सिंपल एंड वेरी, तो बेटा यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था बेटा मेरे पास के एफ इंटू ए टू द पावर N1 बी टू द पावर N2। बैकवर्ड रिएक्शन क्या था बेटा मेरे पास, बैकवर्ड रिएक्शन था मेरे पास बेटा के बी सी टू द पावर N3 एंड डी टू द पावर N4। दोनों को बेटा मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने पे क्या आता है बेटा मेरे पास के एफ इंटू ए टू द पावर N1 एंड बेटा मेरे पास आ जाता है बी टू द पावर N2, इक्वल होता है बेटा मेरा के बी के इक्वल इंटू सी टू द पावर N3 एंड डी टू द पावर N4, डी टू द पावर N4। अब मैंने बेटा इसको रीअरेंज किया, के एफ के बी को यहाँ पे लेके आया और बाकी इसको यहाँ पे लेके चला गया। तो बेटा मैंने लिखा के एफ, here I have written kf divided by kb, it equals c to the power N3 and d to the power N4 divided by a to the power N1 and b to the power N। और kf by kb बेटा आपको मैंने बताया था किसके इक्वल होता है बेटा, ये हो जाता है मेरे पास k इक्विलिब्रियम। तो सिंपली बेटा अब क्या हो चुका है मेरे पास k इक्विलिब्रियम। अब आपने k इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया तो बेटा मेरे पास k इक्विलिब्रियम होता है kf by kb एंड इक्वल हो जाता है बेटा किसके, c टू द पावर N3 d टू द पावर N4 डिवाइडेड बाय a की कंसंट्रेशन टू द पावर N1 एंड b टू द कंसंट्रेशन पावर N2। बस दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डिराइव, ये बेटा मैंने डिराइव किया। यानी कोई भी रिएक्शन अगर आपको मैं दूं और आपसे पूछूं कि प्लीज राइट डाउन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप इजीली बेटा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को बेटा डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। क्या बेटा सबको समझ में आया, क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। किसी को नोट करना बेटा इसको, यस सर। ठीक है नोट कीजिए। एक्चुअली बेटा ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा ना, ये मेरे पास होता है एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास को अगेन दो तरीके, चलिए बेटा आगे चले। यस सर। ठीक है बेटा चलिए। अब बेटा मैंने आपको बताया कि एक्टिव मास होता है बेटा मेरे पास, ठीक है एक्टिव मास। तो देखो बेटा जो के इक्विलिब्रियम होता है ना मेरे पास, के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम को बेटा मैं
दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो बेटा लिख सकता हूँ केसी एंड सेकंड वन इज बच्चे केपी। केसी कुछ नहीं है बेटा, जब बेटा मैं एक्टिव मास को, ये बेटा मैंने लिखा एक्टिव मास को बेटा जब मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ तो उसे बोलता हूँ केसी। और जब बेटा मैं एक्टिव मास को लिख सकता हूँ बेटा पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, इसको लिखा जा सकता है बेटा पार्शियल प्रेशर की फॉर्म, पार्शियल प्रेशर, तो उसको बोलता हूँ बेटा केपी। पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर एंड सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। वेरी सिंपल। यानी बेटा अगर मैं यहाँ पर आपको केसी लिखूं, आप मेरे को केसी लिखिए सेम रिएक्शन के लिए, तो आप लिखोगे बेटा अगेन वो तो सिंपल है, सी टू द पावर n3 डी टू द पावर n4 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n1 एंड बी टू द पावर n2। केसी बेटा सिंपल यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है। जबकि बेटा मैं आपसे केपी लिखने को पूछूं फॉर द सेम रिएक्शन n1 n2 ab, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर n3 पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर n4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर n1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर n2। यहाँ पर बेटा आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। बस के इक्विलिब्रियम को, जो के इक्विलिब्रियम डिराइव किया था बेटा, यहाँ पर मैं इसको केसी या केपी लिख सकता हूँ। सी में बेटा सेम रिएक्शन है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखूंगा एक्टिव मास की जगह पर, और अगर बेटा मेरे पास एक्टिव मास में गैसेस इन्वॉल्व है तो मैं उसको बेटा केपी भी लिख सकता हूँ प्रेशर के टर्म्स में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी बात मैंने आपको यहाँ पर बेटा बताई है। ठीक है, अगर आपके पास बेटा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, तो बेटा यहाँ पर एक्टिव मास कितना लेना आपने बेटा, यहाँ पर आपने एक्टिव मास को लेना है 1। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास बेटा मैं कितना लेता हूँ, 1 लेता हूँ। ठीक है, इसको लिखे फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा बेटा। ठीक है बेटा, लिख लिया, चलें आगे। Yes, sir. ओके, चलिए अब देखिए बेटा मैं यहाँ पर आपके सामने एक चीज लिखता हूँ, इसको ध्यान से लिखिए बेटा। फोर गैसेज ओनली, फोर गैसेज, फोर गैसेज। अगर बेटा मेरे पास गैसेज है सब के सब इन्वॉल्व रिएक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा जा सकता है, राइट। तो मैंने लिखा बेटा P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। अब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है बेटा मेरे पास, ये तो मेरे पास कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है बेटा। तो मैं P को लिख सकता हूँ बेटा इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, P को लिखा जा सकता है सी आर टी, यानी बेटा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। यानी बेटा सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, गैसेस के लिए मैं केपी भी लिख सकता हूँ और केसी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि गैसेस के लिए मैं प्रेशर को भी डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर प्रेशर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है तो बेटा गैसेस के लिए मैं कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूँ। जबकि मेरे पास जब एक्वस सॉल्यूशन बनते हैं ना बेटा, अभी आप एग्जांपल देखेंगे एक्वस, जैसे मैंने वो नमक लिया और पानी मिला दिया, उसका क्या प्रेशर होगा, उसके लिए बेटा मैं केपी नहीं लिख सकता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं बेटा फॉर गैसेस, फॉर गैसेस we can write, we can write kp, we can write kp and kc, but for aqueous solution, but for aqueous solution only kc can be written, only kc can be written। बस ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि जब भी कोई रिएक्शन आपको दी और वहां पे सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट हो, तो आप बेटा क्या लिखेंगे, उसके लिए आप केपी भी डिफाइन कर सकते हैं और केसी भी डिफाइन कर सकते हैं। केपी केसी कुछ नहीं, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था बेटा, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन लेंगे तो केसी, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लेंगे तो केपी। बस ये पॉइंट याद रख लेना
कि गैसेस के लिए बेटा मेरा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाता है। तो गैसेस के लिए केपी भी लिखा जा सकता है और केसी भी लिखा जा सकता है। वेरी सिंपल। लिख लिया होगा बेटा आपने इसको। यस सर। आगे चलते चलिए। अब देखिए बेटा, मैं लिखा बेटा एग्जाम्पल। एक्चुअली अभी जस्ट ज्वाइन किया, अभी कितना हो गया एक बार बता सकते हो? बेटा अभी हमने क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। इतने लेट ज्वाइन क्यों किया बेटा? सर इसको अब ये अभी इसका मैसेज आया कि इसको एक्चुअली आईडी नहीं पता था। आईडी में भूल गया मैं, पुराना जो जिसे नॉर्मल ज्वाइन करते हैं उस पर ज्वाइन करने लग गया था मैं। कोई इश्यू नहीं बेटा, कोई इश्यू। हमने क्या किया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है। ये जो मैंने आपको कल बताया था के इक्विलिब्रियम के एफ बाई के बी। मैंने क्या किया बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लगाया, बैकवर्ड का रेट लगाया, और मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया के इक्विलिब्रियम का। यानी कोई भी रिएक्शन बेटा अगर आपकी एस फॉर्म में लिखी हुई है N1A N2B N3C N4D, आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कैसे? आप लिखेंगे बेटा C की कंसंट्रेशन इनटू स्टोइकियोमेट्री, D स्टोइकियोमेट्री, A स्टोइकियोमेट्री एंड B स्टोइकियोमेट्री। आप इस तरीके से लिख देंगे ना, तो आपने उसका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। सिंपल है। डेरिवेशन आप देख लेना, बहुत सिंपल है। ओके ठीक है। सर। अब बेटा मैंने बताया था के इक्विलिब्रियम को ना मैं केसी भी लिख सकता हूँ और केपी भी लिख सकता हूँ। केसी केपी क्या है भाई? केसी है बेटा, जब मैं ये जो एक्टिव मास लिया था ना मैंने, एक्टिव मास को बेटा मैं अगर कंसंट्रेशन में लिख देता हूँ तो दैट इज कॉल्ड केसी। एंड इफ आई यूज पार्शियल प्रेशर फॉर एक्टिव मास, उसको लिखा जा सकता है बेटा केपी। और प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को बेटा मैं 1 मान के चलता हूँ एक्टिव मास। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब ये बताया मैंने कि गैसेस के लिए बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन किया जाता है। तो इस वजह से बेटा गैसेस के लिए मैं केपी भी डिफाइन कर सकता हूँ और केसी भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन है, वहां पर बेटा प्रेशर नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन आएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन कैसे लिख सकता हूँ। इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो एग्जांपल से क्लियर होगा। मैंने बेटा यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा 2HI। 2HI बेटा गैसेस है, गैसेस फॉर्म में 2HI है। और ये बेटा मेरा टूटता है किसके अंदर? H2। वही बेटा गैस ही होती है प्लस I2। वही बच्चे गैस ही होती। तो आपने देखा बेटा ये तो सारी की सारी गैसेस फॉर्म में है। इसके लिए बेटा आप केपी भी लिख सकते हैं। केपी क्या होता है? देखो H2 का प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर होता है बेसिकली, ठीक है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। लेकिन बेटा HI पे यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो इसका बेटा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको केपी लिख सकते हो। और इसका बेटा केसी भी लिखा जा सकता है। केसी क्या होता है बेटा? H2 की कंसंट्रेशन इनटू I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन टू द पावर 2। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 1 थी तो बेटा पावर में 1 आया, लिखे नहीं लिखे डजंट मैटर। बट जब HI की बारी आएगी बेटा, यू हैव टू राइट डाउन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज द पावर। तो अगर केपी लिख रहे हैं तो बेटा मैं प्रेशर यूज कर रहा हूँ, और केसी लिख रहा हूँ तो सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। बस इतना से डिफरेंस होता है। यहाँ पर बेटा क्योंकि गैस है तो मैं दोनों को लिख सकता हूँ बेटा, राइट। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिखा बेटा मैंने NH4OH। NH4OH बेटा एक्वस, एक्वस, ठीक है। और ये बेटा मेरे पास ब्रेक होता है किसके अंदर? NH4 प्लस एक्वस के अंदर प्लस OH माइनस एक्वस के। आपको बता बेटा ये मेरे पास एक्वस मैंने लिखवाया। तो एक्वस लिखवाने से मेरा मतलब क्या है बेटा कि ये मैंने लिया सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, और ये बेटा मैंने वाटर के अंदर इसको मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर। और सॉल्यूशन बेटा ये एक्वस फॉर्म के अंदर है। क्योंकि एक्वस फॉर्म के अंदर है, हेयर हेयर ओनली केसी कैन बी रिटर्न, हेयर ओनली केसी कैन बी रिटर्न, ओनली केसी कैन बी रिटर्न। क्योंकि बेटा यहाँ पर ये सिर्फ एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पर बेटा मेरे पास केपी नहीं लिखा जाएगा, तो केसी को बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या? अगेन NH4 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH की कंसंट्रेशन। कोई बेटा पावर नहीं है तो मेरे को यहाँ पर पावर लिखने की कोई नीड ही नहीं है बेटा। क्लियर?
Yes, sir. ठीक है ना? लिख लीजिए बेटा इसको, जिस बच्चे को लिखना है फटाफट लिखिए इसको, देन विल मूव फॉरवर्ड। चले बेटा आगे चलते हैं। ठीक, चलिए बेटा आगे। अब देखिए बेटा, हमने ना अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए ना हम लिखने की कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा हेडिंग है कि राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, फॉर डिफरेंट रिएक्शन। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे फॉर डिफरेंट रिएक्शन। सबसे पहला टाइप का बेटा जो हम रिएक्शन लिखेंगे, काफी एग्जांपल कराऊंगा आपको ताकि आपको याद ही हो जाए ये वाले रिएक्शन। होमोजीनियस, क्योंकि इक्विलिब्रियम पता है बेटा, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस गैसियस, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन के लिए बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। इसमें बेटा मैं सबसे पहले रिएक्शन जो मैंने अभी आपको पहले बताई है मैं दोबारा लिख देता हूं, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, देखो ये रिएक्शन लिखवाया था बेटा मैंने, अब इसको मैंने अपोजिट करके लिख दिया, तो क्या बेटा वो भी इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा जैसे इसने इक्विलिब्रियम सेटअप किया था? यस और नो? देखो मैंने HI को लिया बेटा, वो धीरे धीरे टूटेगा और H2I2 बनाएगा। या मैंने क्या किया बेटा, H2I2 को कंटेनर में ले लिया, अब ये धीरे धीरे इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। Yes, sir. हाँ, ये मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखवाया था बेटा कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ये दोनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम नहीं होगा बेटा। देखो यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया था मेरे पास, H2I2 बाय HI का स्क्वायर, लेकिन बेटा यहाँ पर मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग आएगा। तो अगेन क्योंकि गैसियस है तो यहाँ पर बेटा मैं Kc लिख सकता हूँ। Kc क्या होता है मेरे पास, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन इनटू I2 की कंसंट्रेशन। हाँ जी, और बेटा यहाँ पर मैं Kp भी लिख सकता हूँ, Kp भी लिख सकता हूँ। Kp क्या होता है मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ठीक है, तो देखो Kc भी लिख सकते हैं, Kp भी। कैसे पता चला, क्योंकि बेटा ये गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में सब के सब मैं Kp Kc लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए बेटा आप, एक मेरे पास फैक्टर आता है डेल्टा Ng का। डेल्टा Ng कुछ नहीं हो जाता, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये मैं लिख सकता हूँ बेटा चेंज इन, ये सीधा लिखता हूँ मैं, चेंज नहीं लिखता, सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा। क्या हो जाता है, टोटल टोटल गैसियस मोल्स, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे बेटा आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल सी बात है बेटा, जो भी आपको रिएक्शन गिवन होगी, टोटल गैसियस गैस देखना है सिर्फ और सिर्फ, उसके नंबर ऑफ मोल्स देखिए और बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिए प्रोडक्ट्स के। जैसे फॉर द गिवन रिएक्शन बेटा यहाँ पर HI के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 2 2 माइनस बेटा यहाँ पर H2 और I2 दोनों के दोनों गैसेस हैं। H2 का कितना नंबर ऑफ मोल 1, I2 का कितना नंबर ऑफ मोल बेटा 1, तो 1 + 1, तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है सर ना ये स्कैटरोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपने मोल्स कैसे डिसाइड किए? बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही मोल लेने हैं हमें, आप हमेशा आपको बस, ओके सर। ठीक है ना, हमेशा आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही मोल मान के चलना। ये चीज आगे जाके ना थर्मोडायनामिक्स में थोड़ी सी चेंज होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मोल से लिखवाए, लेकिन यहाँ पर आपको ना हमेशा जब भी होमोजीनियस है तो आपको जो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना उसी को मान के चलना है आपको, कि उतने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं मेरे पास, ऑलवेज स्टैंडर्ड ही मान के चलना है इसको। अगर रिएक्शन हो रही है तो उसका आधा मोल बन रहा है, उसको नहीं कंसीडर करना, सिर्फ इसको कंसीडर कर। मोल से लिख सकते हो, स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो टोटल स्टोइकियोमेट्री लिख लेना।
ठीक है, लेकिन ये आगे जाके थर्मो में थोड़ा चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ मोल्स लिखवाया। टोटल गैसेस मोल और स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पर भी टोटल मोल्स और स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हो, स्टैश डाल के लिख देना बेटा स्टोइकियोमेट्री, राइट। यस Yes. सर। ठीक है, आगे चले बेटा, लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, चलिए। sir. अब बेटा सेकंड, इसके अंदर में ना पहले मैंने बताया था आपको H2, इसका बी एग्जांपल देखते हैं बेटा क्या। आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए बेटा, मैं आपको 2 मिनट 1 सेकंड का टाइम देता हूँ। PCl5, ये रिएक्शन बेटा बार बार आते हैं और कई बार आपको मेंशन भी नहीं करेगा, आपको सीधा बोलेगा कि PCl5 डिकम्पोज हो गया। तो PCl5 जब भी डिकम्पोज होता है बेटा, ये मेरे पास बनाता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, PCl5 बेटा डिकम्पोज हुआ, उसने फॉर्म किया PCl3 प्लस Cl। अब आप बेटा इसका मुझे Kc बताइए और Kp बताइए। सब बच्चे लिखिए एक बार, मैं 1 सेकंड का मिनट टाइम देता हूँ आपसे, इसका Kc लिखने की कोशिश कीजिए सब बच्चे, फिर मैच करना। चलिए बेटा मैं Kc लिखता हूँ। सबको पता है कि गैसेस है तो Kc और Kp दोनों लिख सकते हैं। मैंने लिखा बेटा PCl3 की कंसंट्रेशन इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की। बहुत सिंपल है बेटा। Kp लिखा जा सकता है बेटा इसका क्या, प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, तो दोनों बेटा मैंने लिख दिया, यहाँ पर Kp भी लिख दिया मैंने और बेटा मैंने यहाँ पर Kc भी लिख दिया है। इसका डेल्टा Ng कितना होगा बेटा बताइए? हाँ जी, डेल्टा Ng कितना होगा बेटा? 1. -1. 2 देखो, 1 2 -1 तो कितना हो जाता है बेटा ये 1। तो देखो बड़ा एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। ये छोटी छोटी बातें आगे जब हम डिसाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो काम आएंगी। इसका डेल्टा Ng बेटा ग्रेटर देन 0 है, जो कि 1 है, एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए हम। तो इसका डेल्टा Ng 1 आया बेटा, और ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है डेल्टा Ng 1 जो कि ग्रेटर देन। बस पहला रिएक्शन क्या था बेटा, इसके अंदर डेल्टा Ng 0 था H2I2 के अंदर, लेकिन PCl5 डिकम्पोज हुआ तो इसके लिए बेटा डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर आई मेरे पास 1। ठीक है, चलिए अब एक और थर्ड रिएक्शन लिखता हूँ बेटा मैं इसी पार्ट के अंदर, होमोजीनियस के अंदर। वो बेटा मेरे पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 which is also gas। तो अगेन बेटा सब बच्चे ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ फिर मैं लिखूंगा। इसका Kc लिखिए बेटा और Kp लिखिए, सब बच्चे लिखिए, देन आई विल राइट इट डाउन। Done, sir. कोई बात नहीं बेटा, बाकी बच्चे भी 1 मिनट लिख लेंगे। चलिए बेटा मैं लिख देता हूँ NH3 की बेटा मुझे Kc मींस कंसंट्रेशन, तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पर NH3 की कंसंट्रेशन, दिस अकाउंट्स फॉर कंसंट्रेशन टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन एंड H2 की कंसंट्रेशन। देखो क्योंकि NH3 की कंसंट्रेशन में बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 किया, N2 का कुछ नहीं है 1, और H2 की है 3 है ना। तो इस तरीके से बेटा हमने Kc लिखा, एंड सिमिलरली वी कैन राइट Kp। Kp क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द and what will be the value of delta Ng बेटा? -2. डेल्टा Ng की वैल्यू बेटा यहाँ पर -2, डेल्टा Ng की वैल्यू बेटा यहाँ पर आती है -2, यानी डेल्टा Ng बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, लेस देन 0। ठीक है, देखो एक एग्जांपल कौन सा देखा बेटा हमने, जब डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास, ग्रेटर देन 0 थी। एक एग्जांपल देखा मैंने जब डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास,
लेस देन 0। और ये बेटा कौन सा एग्जांपल देखा, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू बेटा मेरे पास लेस Equal. देन 0। ठीक है, ये मैंने अच्छे से देखा। ये बेटा मेरा एग्जांपल था किसके लिए बेटा, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के अंदर एक तो बेटा गैसियस रिएक्शन वाला पार्ट देखा, और होमोजीनियस के अंदर बेटा मेरे पास एक और पार्ट होता है। कौन से वाला, एक सेकंड वेट कीजिए बेटा, आपको कुछ मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। हाँ, सेकंड पार्ट है बेटा मेरे पास हेट्रोजीनियस, फर्स्ट पार्ट है बेटा मेरे पास होमोजीनियस, सेकंड, हाँ सेकंड पार्ट है बेटा मेरे पास, जो सेकंड पार्ट है दैट इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन। जो अगेन सॉलिड फॉर्म में है, प्लस CO2 जो बेटा है मेरा गैसेस। तो बेटा फटाफट मुझे लिख के बताइए कि इसके लिए बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, KP KC दोनों लिख सकता हूँ वैसे तो, अब सिंपल मुझे KC बता दीजिए, KP दोनों बता सकते Kc तो CO concentration of CO2 होगा और हैं। Kp जी भी partial pressure of CO2 होगा। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई कीजिए बेटा, एक बार लिखिए सब बच्चे, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको बच्चे लिख देते हैं कि KC मैंने लिखा, KC लिखा क्या, सी कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, क्या गलती होती है बेटा इसमें? देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब सॉलिड होगा, whenever you take solid और प्योर लिक्विड, उस केस में क्या होता है बेटा, मेरे पास एक्टिव मास 1 हो जाता है। तो इसके लिए बेटा मेरे पास, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है एंड कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, तो इनको मैं कंसीडर करता नहीं, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ बेटा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो जाता है, और Kp की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये बस याद रखना कि हेट्रोजीनियस के अंदर बेटा आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे गलती करने के चांस, बच्चे गलती करते हैं बेटा। ठीक है, बच्चे काफी गलती कर देते हैं इनमें, जल्दबाजी में या किसी भी रीजन से। ध्यान करना बेटा आपको केसी और केपी को, जब भी सॉलिड होगा तो आपको उसमें अच्छे से प्रोसीड ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका ये लिख लिया होगा बच्चे आपने, सब बच्चे ने लिख लिया बेटा, आगे चलें। यस सर। यस सर। ठीक, चलिए अब इसका बेटा मुझे सब बच्चे आंसर बताइए, बी का क्या आंसर, देखते हैं कौन आंसर इसका सही बताता है बेटा। यहाँ पर लिखा बेटा मैंने सल्फर सॉलिड प्लस, यहाँ पर लिखा बेटा मैंने O2 जो कि मेरे पास गैस है, और ये कन्वर्ट हो जाता बेटा SO3 के अंदर विच इज ऑल्सो अ गैस। हाँ जी बेटा, सब बच्चे फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। सल्फर प्लस O2, Concentration of SO3 by concentration of concentration of SO3 by O2. concentration of O2. सब बच्चे लिखे बेटा, एक बार सब बच्चे जिन्होंने सही आंसर किया एक बार फिर चेक कीजिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं आप जल्दबाजी में। हाँ जी, बैलेंस नहीं करा सर। वेरी गुड, बस बस यही तो गड़बड़ कर दी बेटा। ध्यान रखना बेटा, बैलेंस रिएक्शन में लिखना है ऑलवेज बैलेंस। यहाँ पे आपने फटाफट क्या लिख दिया बेटा, इसका केसी लिखा आप लोगों ने, अगेन SO3, और यहाँ पे लिख दिया बेटा कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगेन बेटा ये क्या हो जाता है मेरे पास, ये हो जाता है बेटा गलत। सबसे पहले क्या कीजिए बेटा, आप सल्फर को बैलेंस फॉर्म में लिखिए। आप लिखेंगे सल्फर जो कि सॉलिड है प्लस, देखो 3/2 O2, 3/2 O2, अब बैलेंस कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए गैसियस फॉर्म में, और ये बेटा मेरे को देता है SO3 विच इज अगेन गैसियस। अगेन आपको बैलेंस करना खुद आना चाहिए बेटा। अब मैं लिख सकता हूँ इसकी केसी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा,
SO3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय O2 की कंसंट्रेशन टू द पावर 3/2। ठीक है बेटा, ये मैंने लिखा Kc एंड यू कैन इवन राइट Kp व्हिच इज प्रेशर ऑफ SO3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो देखो बेटा Kc Kp की वैल्यू आपको इसमें ऐसे लिखनी है, ना कि दूसरे तरीके से। ध्यान से लिखो। सर बैलेंस तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 3-2-2 से 2-3-3 से, उससे तो केसी का आंसर चेंज हो जाएगा। Kc का आंसर चेंज हो जाएगा। सर O2 की कंसंट्रेशन 3 हो जाएगी और SO3 की कंसंट्रेशन 2 हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी दोनों की। इस तरफ सल्फर कितना है? सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन इस तरफ कितना है बेटा? सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3/2 से 3 ऑक्सीजन इस लेफ्ट हैंड साइड है, 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड है, तो फिर क्या दिक्कत थी बेटा इसमें? सर अगर हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन्हें इंटीजर में लें, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दें तब। नहीं बेटा, नहीं, आपको सिंपल बेसिक फॉर्म में ले लेना है, कोई इशू वाली बात नहीं। एक्चुअली में क्या आप केसी आप कह रहे हो ना कि केपी की वैल्यू अलग आएगी, केसी वैल्यू अलग आएगी, ये कह रहे हैं आप? नो सर। नो सर। अगर आपने इंटीजर में ले लिया फिर क्या दिक्कत हुई? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, SO3 की पावर 2 हो जाएगी और O2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर भी क्या दिक्कत बेटा? रेशियो सेम ही रहेगा आपका। सर केसी की वैल्यू ओके सर। चेंज हो जाएगी सर उससे। हो जाएगी, चेंज हो जाएगी? यस सर। नहीं होगी बेटा चेंज, आप देखना केसी की वैल्यू चेंज होती नहीं है, ये आगे यही तो हमें पढ़ना है बेटा। इसी कंसंट्रेशन में चेंज कर दूंगा, आप इसे कैसे भी लिख लीजिए बेटा। अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, मान लो मैंने इसको लिखा 2 सल्फर सल्फर, ठीक है, प्लस 3O2 लिख दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गैस के फॉर्म में, और बेटा इसको लिखा आपने 2SO3 अगेन गैस के फॉर्म में। इस केस में बेटा कितना आ जाता है आपका? इस केस में जो बेटा आपको केसी आएगा वो आता है कितना? इसके केस में आपका केसी आता है बेटा SO3 टू द पावर 2। अच्छा देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसकी एक ट्रिक होती है, आगे करेंगे हम इस चीज को। आप सीधा लिख लेना उसको, आपको नया केस आएगा वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, इसको आगे लिखाऊंगा आपको मैं। जब मैंने इसको बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा नया केसी कैसे चेंज हो जाता है? केसी चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, केसी विल चेंज। क्लियर? तो सर फिर आंसर गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आपने रिएक्शन ही बदल दी। आप उसके लिए वेट कीजिए, मैं पढ़ाना मेरे को, आपको पूरा टॉपिक होता है बेटा ये, कि जब सेम रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो जो मेरा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो कैसे आता है बेटा? वो चेंज हो जाता है बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपने रिएक्शन ही बदल दिया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अलग ही आएगा। राइट? ओके सर। इसलिए वेट कीजिए, आगे बताऊंगा इसको। अभी बेटा इसके लिए सिंपल जो आपको रिएक्शन दे रखा है सिंपल लिख लीजिए, ठीक है, वो पूरा एक टॉपिक हमारे पास। चलिए अब पार्ट करते हैं बेटा, सी पार्ट। सी पार्ट है बेटा मेरे पास, कार्बन लिया मैंने सॉलिड, इसी का लिखिया प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। इससे बेटा मेरे पास जो रिएक्शन बन रहा होता है वो है बेटा, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम का साइन बनाया मैंने, और ये बनता है बेटा मेरे पास CH3OH व्हिच इज लिक्विड इन स्टेट। तो बताओ बेटा इसका मुझे केपी बता दो, क्या होगा केपी? हाँ जी बेटा, केपी बताइए क्या होगा इसका? 1 by partial pressure of H2 raised to power 2 plus partial pressure of O2 raised to power 1/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर आपने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू द पावर 1/2। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, ये इसका केपी हो जाता है, ये इसका केपी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर इसको बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो जो इसका केस है उसकी वैल्यू ही अलग आती है मेरे पास। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ये पूरा पढ़ना है हमें कि सेम को मैं कि मेरा केसी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा वो कैसे चेंज होगा? किसी बच्चे ने सही बोला था बेटा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी आपका आएगा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको वही लिखना है। आपको ज्यादा इसमें अपने हेडेक नहीं लेना, जो भी आपको इक्वेशन दे रखे सिंपली लिख दीजिए उसको अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट में कैसे लिखना। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट आया ना, ये कई बार बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम कर देता है। क्यों?
क्योंकि बेटा इसका हमारे पास एक रूल होता है जो मैं भी आपको बताऊंगा कि जब भी आपके पास लिक्विड स्टेट आए, ठीक है, जब भी आपके पास लिक्विड स्टेट आए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। हालांकि उसका एक ही एग्जांपल है जो थोड़ा अलग एग्जांपल है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। कैसे? मैं लिखवा देता हूं बेटा कि इफ अ लिक्विड act as solvent, अगर बेटा आपका लिक्विड काम कर रहा है सोलवेंट, then its active mass, तो बेटा उसका एक्टिव मास इज टेकन एज यूनिटी, एक्टिव मास इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। तो उसका एक्टिव मास बेटा आपको यूनिटी लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा बेटा कि NH4OH, यहाँ पर लिखा बच्चे मैंने एक्वस, ठीक है, प्लस H2O बेटा मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विड, और यहाँ पर बेटा मेरे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होता है विच फॉर्म NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अगर आपको मैं इसका केसी लिखने को बोलूं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बेटा NH4 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH की कंसंट्रेशन। यहाँ पर बेटा आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि देखो ये एक्वस है और ये सब एक्वस है, तो बेटा ये कैसे काम कर रहा है मेरे पास? सोलवेंट के जैसे काम, इट एक्ट्स एज ए सोलवेंट, ठीक है, इट एक्ट्स एज ए सोलवेंट। तो आप जब भी आपको लगे कि वाटर सोलवेंट काम कर रहा है या फिर बाकी सब एक्वस है और एक लिक्विड है, तो इसको आप ओमिट कर देना केसी के लिए, सिंपल है। अब इसका एक और एग्जांपल लिखता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने लिखा बेटा CH3 COO C2H5, और ये क्या लिया बेटा मैंने? एक्वस ले लिया। इसको बच्चे बोलता हूं मैं एस्टर, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा एस्टर, प्लस H2O लिक्विड, H2O बेटा मैंने किस लिए? लिक्विड फॉर्म में लिया, अगेन इक्विलिब्रियम सेटअप होगा बेटा। ये मेरे पास हो जाता है CH3 COOH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस। क्योंकि बेटा यहाँ पर एक्वस है तो ये अगेन कैसा काम करता है बेटा? ये मेरा काम करता है एज अ सोलवेंट। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलता हूं बेटा मैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये बड़े काम की रिएक्शन है, बार बार आती रहेगी फिजिकल में, है तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन बट फिजिकल में मैं इसको स्टडी काफी करता हूँ। इसका बेटा मैं जब भी केसी लिखूंगा तो क्या लिखेंगे आप? क्योंकि ये सोलवेंट है, इसको आपको ओमिट कर देना है, तो आप लिखेंगे CH3 COOH into C2H5OH डिवाइडेड बाय बेटा CH3 COO C2H5, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, आपने देखा लिक्विड है, आपने इसको ओमिट कर दिया, आपने अपना आंसर लिखा। लेकिन एक एग्जांपल बेटा इसका ऐसा है जो आपको शीट में भी मिलेगा, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि वाटर बेटा सोलवेंट के जैसा काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी बेटा वाटर सोलवेंट के जैसा काम करता है तब मैं इसका मास यूनिटी ले लेता हूँ, लेकिन अगर वाटर सोलवेंट के जैसा काम नहीं करेगा, कैसे? अगेन बेटा एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। बेटा यहाँ पे लिखा इफ वाटर does not act as सोलवेंट के जैसा बेटा काम नहीं कर रहा, उस केस में क्या होता है आपका? मान लो बेटा मैं रिएक्शन लिखा CH3 COO C2H5, और ये बेटा मैंने लिया लिक्विड की फॉर्म में, ये भी लिक्विड है, प्लस ये बेटा मैंने लिया H2O, अगेन बेटा ये क्या है? ये भी लिक्विड है। इक्विलिब्रियम सेटअप होगा बेटा, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो क्या बनता है? CH3 COOH, ये भी क्या बनेगा बेटा? मेरा लिक्विड बनेगा, प्लस C2H5OH, दिस विल ऑलवेज बी लिक्विड। ये क्या है मेरे पास बेटा? यहाँ पर क्या था? एक्वस फॉर्म में, यानी सॉल्यूशन लिया था मैंने इसका, लेकिन यहाँ पर बेटा ये मैंने क्या लिया? प्योर एस्टर लिया, कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। एक बकेट में मैंने प्योर एस्टर लिया, दूसरी बकेट के अंदर मैंने क्या लिया बेटा? प्योर वाटर लिया,
और इस तरीके से लिया कि बेटा दोनों की दोनों अमाउंट सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, तो कोई भी एक दूसरे को एक्सेस नहीं हो पाएगा और सॉल्वेंट नहीं बन पाएगा। तो जैसे ये बनेगा, ये भी क्या बनता है बेटा, मेरे पास प्योर बनता है, मेरे पास प्योर, और ये भी मेरे पास बनता है प्योर। वाटर बेटा इसके अंदर बचता ही नहीं, ताकि ये एक रिएक्शन एक्वस बन जाए। तो इस केस में अगर आपके पास इसका केसी लिखने को बोले और सभी का सभी स्टेट क्या हो बेटा, लिक्विड, तो आपको बेटा इसकी केपी लिखनी, केसी लिखनी पड़ेगी CH3COOH into C2H5OH divided by CH3 COOC2H5 एंड बेटा क्या लिखना पड़ेगा आपको, H2। तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा कि जब मैं बात करता हूँ कि जब सारे के सारे लिक्विड हैं, सिर्फ एक एग्जांपल ही है ये, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, आपकी शीट में मैंने इसलिए करा दी, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से बेटा इसके साथ में यहाँ पर इसको लिखता हूँ, इसको डील कर। कोई डाउट पर बेटा किसी सर बच्चे को? प्योर लिक्विड को हम एक्टिव मास 1 नहीं लेते? हाँ बेटा मैंने वही तो बताया, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेते हैं बेटा, जब मैं उसको सॉल्वेंट के जैसे ट्रीट करता हूँ। वो जो मैंने आपको बात बताई थी वो थोड़ी सी मैंने इनकम्प्लीट बताई थी, इनकम्प्लीट तो नहीं, वैसे 90% केसेस में मेरा जो लिक्विड आता है प्योर सॉल्वेंट के रूप में ही आता है बेटा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर देखो एक ऐसा केस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये रिएक्शन मैंने क्या किया, एक आपने बकेट में प्योर एस्टर लिया, दूसरी बकेट में आपने एस्टो लिया, और रिएक्शन हो रहा है और इक्विलिब्रियम भी अटेन कर रहा है बेटा। इस केस में बेटा मैं इसको यहाँ पर क्या मान के चलता हूँ, केसी। हालांकि देखो ये थ्योरेटिकली है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में लिक्विड बनता है मेरे पास, और लिक्विड जब बनता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन में आपको काउंट करना पड़ेगा, और उसको बेटा आपको 1 ही लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये थ्योरेटिकल टाइप की क्वेश्चन मान लीजिए, एक्चुअली में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए बेटा बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दैट्स इट, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, यस सर। ठीक है ना। बस इसको इसलिए आप जब सबके सब लिक्विड में हो तो तब लिक्विड को आपको कंसंट्रेशन लिख देना, अदरवाइज आपको बेटा 99% केसेस में नहीं मिलेगा ये, आपको हमेशा एक्वस या कुछ और ही मिलेगा, यस सर। क्लियर, ठीक है। चलिए बस याद रखना प्रीवियस कि पेज कर दो। अच्छा प्रीवियस लीजिए बेटा। डन बेटा, सर ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ आपके सामने बेटा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आप उसको खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करना, कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना। वो आपका बेटा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क है बेटा, आपको क्या लिखना है, केसी एंड केपी लिखना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है बेटा, बड़े ही सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिया ना। अब ये एग्जांपल आपके सामने जो लिखवाऊंगा घूम घूम के यहीं आएंगे पूरे इक्विलिब्रियम में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, राइट। केसी एंड केपी for the right KC and KP for the following reaction। जो रिएक्शंस है बेटा उनके लिए आपको क्या लिखना है बच्चे, KP एंड KC लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर मेरे पास N2O4 गैसेस स्टेट में है, ये बेटा मेरे पास 2NO2 के अंदर क्या चला जाता है बेटा, गैसेस। सबको पता है इसके लिए गैसेस है, KP और KC में दोनों लिख सकता हूँ और इजिली आप लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात। सेकंड एग्जांपल है बेटा 3Fe, सॉलिड फॉर्म में लिखा मैंने, प्लस 4H2 बेटा मैंने लिखा लिक्विड फॉर्म में। ये बेटा अगेन मेरा इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, ये बनता है बेटा मेरे पास Fe3O4 गैस, सॉरी Fe3O4 सॉलिड बनेगा, Fe3O4 गैस नहीं बनेगा, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 क्या बनता है बेटा मेरे पास, गैस। थर्ड बेटा मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, थर्ड एग्जांपल है बेटा मेरे पास, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शीट में क्वेश्चन मिलते हैं बेटा इसके। NH4HS सॉलिड, ये बेटा मेरा ब्रेकअप हुआ किसके अंदर, NH3 गैस के अंदर प्लस H2S गैस के, ठीक। फोर्थ एग्जांपल है बेटा मेरे पास, फोर्थ है CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH C2H5OH
अगेन ये बेटा लिक्विड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ बेटा, ये सब लिक्विड है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। यहाँ पर क्या बनता है, CH3 COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड बन जाता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चार पार्ट हो रहे हैं इसके, 4 पार्ट में लिखवा देता हूँ। सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार यही आएंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता इतना, बट इसके बारे में लिख सकते हैं। सर एक मिनट, पेज नंबर 36 करना। ओके बेटा, डन सर। लिख लिया बेटा सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, फोर्थ लिखा बेटा मैंने। अब बात करता हूँ बेटा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा, MgCO3, राइट, सॉलिड फॉर्म में है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू MgO सॉलिड प्लस CO2 गैसेस। सिक्स्थ है बेटा यहाँ पर मेरे पास 2H2S, ये क्या है बेटा मेरे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसेस फॉर्म में इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, क्या बनता है बेटा, 2H2 बनता है जो कि मेरे पास गैसेस फॉर्म में होता है, प्लस H2 बन जाता है जो कि गैसेस फॉर्म। सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, SO2 गैस प्लस NO2 गैस, बेटा मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास बनता है SO3 गैस प्लस NO। ठीक है, एंड फाइनल बेटा ये जो एग्जांपल है, ये मेरे पास है क्या, NH4 NO2 लिक्विड फॉर्म में बनता है बेटा। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा N2 गैस के अंदर प्लस 2H2। इसमें आप गलती क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बेटा आप लिक्विड लिक्विड गैस होमो हेट्रो में गलती कर सकते हैं, दूसरा आप बैलेंसिंग में गलती कर सकते हैं। दोनों बातों का ध्यान रखना है बेटा। आप जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन बैलेंस ही होगी, आपको देखना है कि बैलेंस है नहीं है, और ध्यान रखना कि बेटा होमो हेट्रो कौन सी। ठीक है, बस ये जो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको भूल जाओ, बस ये एक एग्जांपल आएगा अगर आया तो, अदरवाइज आपको तो बेटा लिक्विड बाकी फॉर्म में हमेशा लिक्विड मिलेगा, जो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा बेटा, प्योर ही मान के चलना पड़ता है। राइट, इसको लिखिए फिर बेटा हम आगे चल। आइए बेटा चले आगे। यस सर। चलिए अब देखिए बेटा, हमने केपी केसी लिखना सीख लिया, ये सीख लिया कि क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केपी केसी के बीच में बेटा हमने अलग अलग होमो हेट्रो अलग अलग के लिए केपी केसी लिखा। गैसेस के लिए केपी केसो दोनों लिखे जा सकते हैं, बाकी के लिए केसी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में बच्चे क्या रिलेशन होता है, तो देखो थोड़ी डेरिवेशन है, अभी आपको बताता हूँ। तो अगेन बेटा मैं लिखता हूँ कि कंसीडर अ होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, कंसीडर अ होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। एक होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन को बेटा आप कंसीडर कीजिए। यहाँ पर लिखा बेटा मैंने N1A गैसियस प्लस N2B गैसियस, यहाँ पर बेटा मेरा क्या बन रहा है, N3C गैसियस प्लस N4D which is also गैसियस। आपको पता है बेटा इसका केपी लिखा जा सकता है बड़े अच्छे से। केपी क्या होता है बेटा, प्रेशर ऑफ सी या पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर बेटा N3 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर N4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर N1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर N2। ठीक है,
इसको बेटा मैंने Kp की वैल्यू लिखी और इसको बेटा मैंने बोला 1, इसको बेटा मैंने बोला 1, ठीक है। और सबको पता है, अभी मैंने पहले बताया कि फ्रॉम P इज इक्वल टू nRT बेटा। P को क्या ले सकता हूँ बेटा, n बाय VRT, और n बाय V कंसंट्रेशन हो जाती है, तो P को लिखा जा सकता है बेटा CRT, P को लिखा जा सकता है बेटा CRT। ओके, तो मैंने प्रेशर को बेटा CRT लिख सकता हूँ। और आप देखो कुछ नहीं करा नेक्स्ट स्टेप में, प्रेशर को अगर बेटा मैं CRT लिख सकता हूँ, तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ C को क्या लिखूंगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ D को क्या लिखूंगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT, राइट। और बेटा मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B को क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, और पार्शियल प्रेशर ऑफ A को क्या लिखूंगा बेटा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। सबके सब बेटा मैंने लिख दिए, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C। कुछ नहीं करना आपको बेटा, अब इसको मैं 1 के अंदर पुट कर दूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग इन, तो देखो PC को क्या बन जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द टोटल की पावर n3, ठीक है। D को क्या लिख सकता हूं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT टू द पावर n4। मैं क्या करूंगा, C और RT को अलग अलग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरा एक स्टेप कम हो जाए, C और RT को अलग अलग लिख रहा हूं। चलो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, वरना आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। KP को बेटा क्या लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द पावर n3 मल्टीप्लाई concentration of D into RT to the power n4 divided by concentration of A into RT to the power n1 multiply concentration of B into RT to the power, अब मैंने क्या लिखा, Kp को बेटा मैंने लिख दिया कैसे, concentration of C to the power n3 concentration of D to the power n4 divided by concentration of the A to the power n1 and concentration of the B to the power n2 multiply, देखो RT 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 सारी जगह बेटा RT है मेरे पास, तब से मैंने RT कॉमन लिया, n3 प्लस n4, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, n3 प्लस n4, n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2, ठीक है बेटा, ये लिख सकता हूं मैं, यस और नो, किसी को डाउट बेटा इसमें? क्या किया मैंने, इसको बेटा सेपरेट कर दिया, कंसंट्रेशन और आरटी पार्ट को सेपरेट किया, तो केपी से बेटा ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, और आरटी की पावर क्या थी, n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। कुछ नहीं बेटा, अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, केसी, तो केपी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी द पावर, ये क्या होता है बेटा मेरे पास, डेल्टा एनजी के इक्वल। यस और नो, यस और नो बेटा, तो डाउट किसी को? नो सर। कुछ नहीं, देखो बेटा आपने केपी और केसी में रिलेशन बना दिया सीधा। अगर आपको किसी रिएक्शन का केपी पता है, केसी निकालना है, तो बेटा आर टी द पावर डेल्टा एन जी, सिंपल आप उसको फाइंड आउट कर सकते। वैल्यूज का एक्सप्रेशन अलग है, वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका बेटा सेम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि केपी मेरे पास प्रेशर की यूनिट होती है, केसी कंसंट्रेशन। तो एक्चुअली बेटा आप है ना केपी और केसी का आर टी द पावर डेल्टा एन जी, अगर आपको किसी रिएक्शन का केपी देके ना उसके केसी का मैग्नीट्यूड पूछे, वैल्यू पूछे, आप इजीली बेटा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, बड़ा इजीली फाइंड आउट। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आया? किसी बच्चे को पेज नंबर 39 करना। 39 बस। कुछ नहीं किया मैंने, किसी भी रिएक्शन के लिए केपी लिखा और केपी में वैल्यूज पुट अप कर दी मैंने, P इज इक्वल टू सीआरटी की, बस P इज इक्वल टू सीआरटी पुट किया तो मेरे पास अपने आप एक एक्सप्रेशन आता है बेटा, केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आर टू द पावर डेल्टा एन। डन सर। ठीक है, चलिए ये भी लिख लिया होगा सब बच्चों ने बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल लिखा बेटा मैंने, CaCO3 सॉलिड, यहाँ पर बेटा मैंने एक मेरे पास जाता है CaO सॉलिड प्लस CO2। तो पहले बेटा मुझे बताइए इसका डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी बेटा, क्योंकि देखो प्रोडक्ट की साइड गैसेस सिर्फ 1 मोल है और यहाँ पर एक भी नहीं, तो यहाँ पर बेटा Kp
इज इक्वल टू के सी इंटू आर टू द पावर 1 होता है। ये इसका बेटा रिलेशन होता है, यानी के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी। सिंपल, आप कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ये होता है बेटा मेरे पास गैस, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। तो बेटा यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, हाँ जी बताइए। -2 -2 तो बेटा यहाँ पर के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टू द पावर माइनस, इसका रिलेशन होता है बेटा के पी इंटू के टी आर टी के पावर -2। या आर टी को मैं इस तरफ ले जाऊं तो के सी की वैल्यू के पी की आर टी की पावर 2 बन जाता है। लेकिन आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि कैसे इसको कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो अगर बेटा यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ पर ऐसे लिखा, सी एग्जांपल लिखता हूँ मैं, एग्जांपल सी। एग्जांपल सी है बेटा मेरे पास PCl5। PCl5 बेटा मेरा गैसेस स्टेट है, वो मेरे पास आता है किसके अंदर, PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस। यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, 1 2 -1 1। यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, क्योंकि आर टी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा यहाँ पर 1। डी एन इम्पोर्टेंट H2 प्लस I2 gives 2HI। यहाँ पर मैंने गैसेस लिखा, यहाँ पर मैंने गैसेस लिखे, यहाँ पर मैंने गैस। डेल्टा एन जी वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर बताइए, 0 0। तो जब भी बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 तो के पी की वैल्यू किसके को लाती है बेटा, AC के को लाती है। बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको वैल्यूज दिए तो वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आपको देखो एग्जाम में क्या करेगा, आपको डाटा सारा प्रेशर वाला देगा। अगर आपको मैंने इसमें बेटा प्रेशर दे दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका प्रेशर इतना, तो आप केसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको तो प्रेशर गिवन है ना। प्रेशर से तो बेटा केपी ही कैलकुलेट करोगे, और आर ये वाला केपी इज इक्वल टू केसी आर टू द पावर डेल्टा एन जी का यूज करके फिर आप मुझे क्या बताओगे बेटा, केसी बताओ। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? सर एक बारी Yes. पिछला पेज दिखा। ओके, लिख लीजिए बेटा, आराम से लिख। डन बेटा? यस सर। ठीक है, ये भी लिख दिया। बस देखो केपी केसी हमने लिखना आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है बेटा, करेक्ट यूनिट्स ऑफ केपी एंड के। यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। केपी एंड केसी की यूनिट्स क्या होती है? देखो वैसे तो बेटा एक कांस्टेंट होता है, वैसे तो एक कांस्टेंट होता है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ यूनिट्स हमें कैसे हेल्प करती है। देखो N1A गैसियस प्लस N2B गैसियस, इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ बेटा, N3C गैसियस प्लस N4D। ठीक है, सबको पता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा केपी। जब मैंने केपी लिखा तो मैंने लिखा बेटा प्रेशर ऑफ सी टू द पावर N3, ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ डी टू द पावर N4 डिवाइडेड बाय partial pressure of A to the power N1 into partial pressure of B to the power N2। बेटा देखो ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, प्रेशर की एटीएम होती है। Yes. देखो इसमें बेटा बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बेटा इसकी यूनिट क्यों आ रही है। बिल्कुल सही बोल। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो ये प्रेशर होता है ना, मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करता हूँ बस स्टैंडर्ड प्रेशर से, यानी 1 एटीएम से। तो अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आ रहा है मान लो 3 एटीएम, एक्चुअली में यहाँ पर मुझे से डिवाइड करना पड़ेगा 1 एटीएम से, ताकि एटीएम से एटीएम मेरा कट जाए। लेकिन वो बेटा मैं कई बार नहीं करता। वो क्यों नहीं करता हूँ, ताकि बेटा मुझे हेल्प मिले यूनिट से। केपी की बेटा जो यूनिट मिलती है ना, वो बड़े काम की होती है, वो आगे न्यूमेरिकल से पता चलेगा।
यहाँ पर तो सिंपल बेटा मैं क्या लिखता हूँ, मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिया। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ चार्ज के बारे में, ठीक है बेटा, आपको बोला Na+ के ऊपर कितना चार्ज बताओ, +1, यही बोलते हैं ना बेटा, यस लेकिन एक्चुअली में तो इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। असली में चार्ज तो इतना है ना, यस और नो? यस हाँ, लेकिन बेटा आप इसको डिवाइड कर देते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, ताकि आपको कट करके बेटा +1 एक सिंपल, मतलब इसको स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड कर देता हूं मैं, ताकि मुझे बार बार प्रॉब्लम ना आए। ऐसे होता है बेटा साइंस में, ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा +2 होता तो यहाँ पर 3.2 होता, इससे डिवाइड करता तो प्लस का 2 चार्ज आ रहा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए बेटा मैं इसे एटीएम में ही लिखता हूँ। एटीएम लिखा और बेटा n3 + n4 डिवाइडेड बाय n1 - n2, ठीक है। ये कितना आता है बेटा, ये मेरे पास आ जाता है डेल्टा एन, अगेन मेरे पास डेल्टा एन जी के आता है। तो सिंपल है बेटा, तो केपी की जो यूनिट होती है ना, वो उसका एटीएम और डेल्टा एन जी की बेटा, यानी जितनी भी एटीएम है और डेल्टा एन जी 2 है 3 है 4 है, तो उसका बेटा आपको केपी पता चल जाता है। डेल्टा एन जी की इसकी यूनिट से मैं डेल्टा एन जी निकाल सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस के अंदर। और सिमिलरली बेटा केसी के लिए भी क्या लिख सकता हूँ मैं, केसी के लिए लिख सकता हूँ बेटा जो कंसंट्रेशन होती है यानी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, या डेल्टा एन लिख सकता हूँ, उसमें एनजी तो नहीं होता, जरूर नहीं है बेटा गैस होगा, तो मोल पर लीटर की पावर सिर्फ डेल्टा एन और यहाँ पर बेटा डेल्टा एन, ये चीजें लिखी जा सकती है, ठीक है। और डेल्टा एन क्या होता है बेटा, यहाँ पर डेल्टा एन डेल्टा एन जी तो नहीं होता, सीधा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडेड इन केसी एक्सप्रेशन। यानी अगेन यहाँ पर सॉलिड को नहीं लेना आपको, क्योंकि सॉलिड तो बेटा आता ही नहीं ना केसी के अंदर, जो आपका केसी के अंदर आएगा उसको कंसीडर करना है माइनस, माइनस आपका क्या हो जाता है बेटा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, माइनस होता है आपका मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट बेटा केपी एंड केसी, सिंपल। बस ये यूनिट वाला पार्ट है, या अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको आइडिया रखिए कि कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते। क्लियर बेटा? यस इन सर एक्सप्रेशन देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लिखा बेटा मैंने NH4OH, NH4OH which is in aqueous state plus H2O liquid। तो बेटा अगेन मेरे पास ये गया, क्या बना यहाँ पर, मेरे पास बनता है NH4 प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous। आपको पता है बेटा लिक्विड वाला पार्ट तो मैं केसी के एक्सप्रेशन में लिखता ही नहीं हूँ, तो केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखता, तो बेटा अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं केसी, तो आप सिंपल लिखेंगे कि NH4 प्लस इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH। तो कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन, यहाँ पर बेटा जो इसकी यूनिट हो जाती है वो हो जाती है मोल पर लीटर। तो 1 + 1, तो 1 + 1 माइनस कितना हो जाता है 1, तो बेटा यहाँ पर इसकी 1 ही आ जाएगी, अपने आप 1 से सारी कंसेंट्रेशन की यूनिट कट जाती है। तो इस तरीके से बेटा आप इसकी केसी की यूनिट से बता सकते हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू बेटा क्या हो, राइट। हाँ जी बेटा, यस सर। ठीक, चलिए देखो यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब क्या है, अब जो बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे थे ना कि मैंने के को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसको मैंने बैलेंसिंग फॉर्म से चेंज कर दी, तो मेरा के की वैल्यू पे क्या क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आज आइडिया दे रहा हूँ आपको, शायद आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट फिर मैं थोड़ा टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं अच्छे से फ्रेश माइंड से कल ही स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा तो एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा ये लिख लीजिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले ना ये बेसिक बातें जाना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में ना हमें बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ही डील करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेटा कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहला सब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेटा इक्विलिब्रियम
equilibrium constant does not depend on concentration of various reactants on concentration of various reactants, comma beta presence of catalyst, comma direction from which equilibrium is reached. वो डायरेक्शन बेटा जहां से इक्विलिब्रियम रीच किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, ये धीरे धीरे पॉइंट सारे ना एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना, एक एक पॉइंट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पर लिखा N2O4 गैसीय स्टेट, और बेटा यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर 2NO2 गैसीय स्टेट। इसके बेटा मैंने पहले केस के अंदर यहाँ पर इसके 10 मोल ली, दूसरे केस के अंदर बेटा मैंने इसके यहाँ पर 20 मोल ली। आपको क्या लगता है बेटा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों केसेस में अलग अलग आएगा? हाँ जी, नो सर। No, sir. टेम्परेचर बता रहा हूं, आगे लिखवा भी दूंगा। जब तक इसका टेम्परेचर सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, इन कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है या टेम्परेचर इसमें चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता, ठीक है। चाहे बेटा मैं कंसंट्रेशन 10 ले लूं, 5 ले लूं, 2 ले लूं, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होता है ना NO2 और N2O4 का। इस तरीके से सेटअप होता है इक्विलिब्रियम, इस तरीके से सेटअप होता है कि कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम ही रहता है। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो सकती है। मान लो पहले बेटा इसके 10 मोल से इसके 6 मोल रह गए, इसके 4 मोल रहे थे। 20 मोल लिया तो मान लो बेटा इसके 14 मोल रह जाएंगे, इसके 6 मोल, इसके 14 से जितने भी बनेंगे इसके 6 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 12 मोल बन जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में चेंज, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल ऑलवेज बी सेम। ये आगे फिर पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटा लिख सकते हैं, ये पॉइंट बस आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम। सर फॉरवर्ड का अलग होएगा और बैकवर्ड का तो अलग होएगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल सेम होगा। आगे वो भी बताऊंगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता सकता मैं, अभी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए पहला Yes. पॉइंट लिख दिया मैंने। सेकंड पॉइंट है बेटा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा मेरा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट गिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट टाइम, does not give any idea about time taken, to attain equilibrium, ये बेटा टाइम के बारे में आप ये अगर आप सोचते हो कि आगे मैथमेटिक्स लगा के मैं ये बता दूंगा कि इसको अगर 10 मिनट लग रहे हैं, इसको 15 मिनट, टाइम के बारे में आपको पता ही नहीं बेटा। चाहे इक्विलिब्रियम है ना 1 साल में जाके हो रहा हो, 10 साल में हो रहा हो, आप टाइम के बारे में कभी नहीं बता सकते। टाइम के बारे में डिस्कस करने के लिए ना +2 में हमें चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, वो अलग ही चैप्टर होता है। टाइम और इक्विलिब्रियम अलग अलग चीजें हैं बेटा, आप एक को दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। ये कितना टाइम लगेगा, टाइम के बारे में नहीं बता सकते। एंड थर्ड बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट what happened with the second beta, some issues.
हाँ, इक्विलिब्रियम constant depends on the stoichiometric representation of the reaction. ये वही पॉइंट जो एक बच्चा पूछ रहा था ना कि मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड कर जाता है स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट बेटा, क्योंकि ये वाला स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा तो नहीं है बट टाइम लगेगा, इसको काफी सारे केसेस कराने पड़ेंगे। तो बेटा इसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा इसको। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए, इसको मैं कल दोबारा फिर एक बार पढ़ा दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। किसी बच्चे को डाउट है बेटा पूछ सकता है। पेज नंबर 44 कर देखना। पेज नंबर 44 और किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है, तो बताइए। सर हमने Done, sir. पेज नंबर 15 पर जो एक पॉइंट लिखा था उसमें डाउट है। 15 पर? यस सर। ठीक है, और बेटा आज के लेक्चर में से किसी बच्चे और को किसी को कोई डाउट? लेट्स गो टू पेज No, नंबर 15। हाँ जी, सर ये वाला No, point- sir, everything clear. अच्छा हाँ, कौन सा डाउट है बेटा? सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं। पॉइंट पी बेटा, ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। मैं न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन पूछता है कि वो मुझे वो कंसंट्रेशन बताओ, या वो एक पॉइंट बता देते हैं कि पॉइंट पी पर क्या मेरे पास कंसंट्रेशन होगी या रेट होगा, वो बेटा मैं आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ही बता पाऊंगा। अभी सिर्फ एक बात है कि पॉइंट पी के ऊपर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन देखो यही आ रही है ना, बी की कंसंट्रेशन भी यही है और ए की कंसंट्रेशन भी यही है, यस सर। लेकिन बेटा ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो कंसंट्रेशन सेम हो तो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। इस पॉइंट से बस ये पता चलता है बेटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बी की कंसंट्रेशन 0.25 है, सॉरी बी की कंसंट्रेशन 0.75 और ए की कंसंट्रेशन 0.25। तो बेटा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है हमारा। ठीक है, ओके चलिए सर। बेटा फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, कल Thank you, इंपॉर्टेंट sir. लेक्चर है। ओके बेटा, सी थैंक यू यू टू। सर।